हेलो हेलो भाई, स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हम लोग का अगला नया टॉपिक बिल्कुल ही इकोनॉमिक्स का, जो कि है व्यापार फर्म में उक्तीकरण यानी रैशनलाइजेशन क्या है। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं कि जो व्यापार फर्म होता है, इससे पहले हम लोग फर्म के बारे में पढ़ चुके हैं। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि जो व्यापार फर्म में जो उक्तीकरण होता है, जो हम लोग रैशनलाइजेशन कहते हैं, वो क्या है। उदाहरण सहित उसके लाभ तथा हानि का हमें उल्लेख करना है, मतलब एग्जांपल देते हुए उसके जो प्रॉफिट होगा, जो लॉसेज होगा, उनका हमें क्या करना है, उल्लेख करना है, एक्सप्लेनेशन करना है। शुरू करते हैं भाई इस टॉपिक को। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे इकोनॉमिक्स के पेपर के लिए। और इकोनॉमिक्स के पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ ये जो मतलब रियल लाइफ मतलब सोशल लाइफ में आपकी बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल साबित हो सकता है। देखते हैं भाई व्यापार फर्म में उक्तीकरण रैशनलाइजेशन क्या होता है। तो व्यापारिक और औद्योगिक क्षेत्र में उक्तीकरण, जो व्यापारिक हो गया और जो औद्योगिक क्षेत्र हो गया, उसमें जो उक्तीकरण यानी रैशनलाइजेशन होता है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत उत्पादन की प्रक्रिया, श्रम, संसाधन और पूंजी के प्रयोग को अधिकतम कुशल और प्रभावी बनाने के लिए पुनर्गठन किया जाता है। मतलब जो व्यापारिक एवं औद्योगिक क्षेत्र में जो उक्तीकरण यानी रैशनलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है यानी प्रोसेस है जिसके अंतर्गत जो उत्पादन की प्रक्रिया हो गई, श्रम हो गया, संसाधन हो गए और जो पूंजी के प्रयोग को अधिकतम कुशल और प्रभावी बनाने के लिए क्या किया जाता है, पुनर्गठन किया जाता है। इसका उद्देश्य लागत में कमी लाना, उत्पादकता बढ़ाना और प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्राप्त करना होता है। इसका उद्देश्य क्या होता है, पहले तो लागत में कमी ले आना, साथ में प्रोडक्शन को बढ़ाना यानी उत्पादकता बढ़ाना, और जो कंपटीशन का लाभ प्राप्त करना, वो बहुत ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट इस पूरी प्रोसेस में होता है। उक्तीकरण एक प्रबंधन रणनीति है। उक्तीकरण क्या है, एक प्रबंध करने वाली रणनीति यानी प्लानिंग है, जिसमें पुरानी तकनीकों, असंरचित श्रम व्यवस्था और अप्रभावी उत्पादन विधियों को हटाकर नई तकनीक, सुव्यवस्थित प्रबंधन और कुशल कार्य प्रणाली अपनाई जाती है। उक्तीकरण या रैशनलाइजेशन एक नई प्लानिंग या नई स्ट्रेटजी के हिसाब से, मतलब पुरानी जितनी स्ट्रेटजी है उसको हटाकर उसकी जगह पे नई स्ट्रेटजी, नई चीजों का उपयोग करना, कुशल कार्य प्रणाली अपनाई जाती है उक्तीकरण में। यह प्रक्रिया विशेषकर बड़े उद्योगों और व्यापारिक फर्मों में देखी जाती है। यह प्रक्रिया यानी प्रोसेस होती है विशेषकर, स्पेशली कहाँ देखी जाती है, बड़े उद्योगों में और व्यापारिक फर्मों में देखी जाती है, जहां उत्पादन की विभिन्न इकाइयां होती हैं। जहां उत्पादन की क्या होती हैं, विभिन्न इकाइयां होती हैं। देखते हैं भाई कि उक्तीकरण के मुख्य उद्देश्य क्या है। उक्तीकरण के मुख्य उद्देश्यों को देखेंगे तो पहला हो गया उत्पादन की लागत में कमी। सबसे पहले तो उत्पादन की लागत में कमी लाना उक्तीकरण का सबसे मुख्य उद्देश्य होता है कि अनुपयोगी संसाधनों को हटाकर उत्पादन सस्ता बनाना। जो अनुपयोगी संसाधन को हटा दो जिससे उत्पादन क्या हो सके, सस्ता हो सके। गुणवत्ता में सुधार लाना यानी क्वालिटी में सुधार लाना। आधुनिक तकनीक और प्रक्रियाओं से उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद तैयार करना। आधुनिक तकनीक और जो प्रक्रिया हो गई उनसे उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद तैयार करना। तीसरा, श्रम और पूंजी का अधिकतम उपयोग। श्रम और पूंजी का अधिकतम उपयोग हो गया। कर्मचारियों और मशीनों का कुशल प्रबंधन करना। कर्मचारियों और जो मशीनें होगा उनका क्या करना, कुशल प्रबंधन करना। प्रतिस्पर्धा में बढ़त देखते हैं तो प्रतिस्पर्धा में बढ़त क्या बताती है। नेक्स्ट पेज पे चलेंगे तो देखेंगे कि प्रतिस्पर्धा में बढ़त को बता रहा है कि प्रतिस्पर्धा में बढ़त को देखेंगे तो बाजार में अन्य कंपनियों के मुकाबले अधिक सक्षम बनना। इसका एक मुख्य उद्देश्य है कि प्रतिस्पर्धा में जो प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त है उसमें बाजार में जो अन्य कंपनियां हैं उनके मुकाबले में क्या करना, अधिक सक्षम बनना है। इसका उदाहरण देखते हैं तो बोलेंगे कि मान लीजिए कपड़ा निर्माण कंपनी है। अब उदाहरण के लिए तो मानना ही पड़ेगा कि मान लो एक क्या है, कपड़ा निर्माण यानी क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग जो एक कंपनी है, एबीसी टेक्सटाइल की। एबीसी टेक्सटाइल कंपनी है जहाँ पे पुराने करगों यानी लूम से कपड़े बनती है। ठीक है, जहाँ पे क्या होते हैं, जो पुराने करगे होते हैं उनसे यानी लूम्स होते हैं, उनसे क्या होते हैं, कपड़े बनाती है। एक एबीसी कंपनी कोई है जो धीमी गति से चलते हैं, जो क्या होते हैं, धीमी गति से चलते हैं, जो लूम्स हो गए, करगे। ठीक है, और अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। उसमें क्या होती है, अधिक श्रमिकों की आवश्यकता भी होती है। कंपनी ने निर्णय लिया कि वह उक्तीकरण की प्रक्रिया अपनाएगी इसके अंतर्गत। और इससे क्या होता है, जो कंपनी होती है वो निर्णय लेती है कि वह रैशनलाइजेशन का प्रक्रिया अपनाएगी, जिसमें वो क्या करेगी, इसके अंतर्गत वो पुराने कर्गों को हटाकर स्वचालित यानी ऑटोमेटिक कर्गों को लगाएगी। मतलब जो ये मशीनें होती हैं, जो भी कर्गे होते हैं उनको हटाकर जो मैनुअली होते हैं वो मैनुअली को हटाकर ऑटोमेटिक कर्गों को लगाया गया।
फिर कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया ताकि वे नई मशीनें चला सकें। जो कर्मचारी थे उनको पहले सिखाया गया जिससे वह नई मशीनें आराम से चला सकें। प्रबंधन संरचना को पुनर्गठित किया, जो प्रबंधन संरचना उसको पहले पुनर्गठित किया गया जिससे निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज हो सके। जिससे क्या हो सके, निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज हो सके। इससे उत्पादन की गति और गुणवत्ता में सुधार हुआ। इससे क्या हुआ, उत्पादन की गति और गुणवत्ता में सुधार हुआ, लागत घटी और मुनाफा बढ़ा। इससे क्या हुआ, उत्पादन की गति और गुणवत्ता में सुधार हुआ, इससे क्या हुआ, लागत घटी और मुनाफा क्या हुआ, बढ़ा। ठीक है, समझ में आ रहा ना। ठीक है, तो आगे चलते हैं कि व्यापार फर्म में उक्तीकरण के लाभ। व्यापार फर्म में उक्तीकरण के क्या लाभ है? तो उक्तीकरण एक सकारात्मक प्रक्रिया मानी जाती है। उक्तीकरण क्या होती है, सकारात्मक प्रक्रिया यानी पॉजिटिव जो प्रोसेस होती है या जो वो मानी जाती है। यदि इसे सही ढंग से लागू किया जाए, अगर यदि इसे सही प्लानिंग या ढंग से लागू किया जाए तो इससे कई लाभ होते हैं। इससे क्या होते हैं, कई लाभ होते हैं जो किसी व्यापार फर्म को दीर्घकालिक रूप से मजबूत बनाते हैं। जिससे क्या आते हैं, किसी भी व्यापार फर्म को एक दीर्घकालिक मतलब एक लॉन्ग टर्म के लिए क्या लगाते हैं, मजबूत बनाते हैं। सबसे पहला हो गया उत्पादन में वृद्धि। उत्पादन में वृद्धि देखेंगे तो उक्तीकरण से मशीनें और कार्य प्रणाली अधिक कुशल होती है। उक्तीकरण से क्या होता है, मशीनें जो कार्य प्रणाली होती है वो अधिक कुशल होती है जिससे कम समय में अधिक उत्पादन संभव होता है। इससे क्या होता है, कम समय में अधिक उत्पादन संभव होता है। उदाहरण के देखेंगे तो एक मशीन जो पहले 100 वस्त्र प्रतिदिन बनाती थी, एक मशीन कोई हो गई जो वो पहले क्या करती थी, 100 वस्त्र मतलब 100 जो कपड़े वो प्रतिदिन बनाती थी, उक्तीकरण के बाद वो 300 वस्त्र बनाने लगती है। उक्ति रेशनलाइजेशन के बाद क्या बनती है, वो पहले एक दिन में 100 बनाती थी, वो उक्तीकरण के बाद ही 300 बनाने लगती है। लागत में कमी देखेंगे तो लागत में कमी कैसे आती है, जो स्वचालित मशीनें होती है, यानी स्वचालित मशीनें होती है वो अधिक सटीकता से काम करते हैं। स्वचालित मशीनें क्या होती है, वो अधिक सटीकता से काम करती हैं और कम श्रम की आवश्यकता होती है। उसमें क्या होती है, कम श्रम की आवश्यकता होती है जिससे उत्पादन लागत में गिरावट आती है। इससे क्या होती है, उत्पादन लागत में गिरावट आती है। तीसरा, गुणवत्ता में सुधार देखेंगे तो नई तकनीकों और प्रक्रियाओं के प्रयोग से उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार आता है। नई तकनीकें हो गई और जो प्रक्रियाएं हो गई उनके प्रयोग से क्या होता है, उत्पाद की जो गुणवत्ता है, उत्पाद की गुणवत्ता में क्या आता है, सुधार आता है जिससे ग्राहक क्या होता है, संतुष्ट होता है। इससे ग्राहक क्या होते हैं, संतुष्ट होते हैं। 14 देखते हैं तो श्रमिकों का कुशल विकास होता है। जब कर्मचारियों को नई तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाता है, जब जो कर्मचारी हैं उनको नई तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाता है तो उनकी कार्य दक्षता और मूल्य दोनों बढ़ जाते हैं। तो उनकी जो कार्य दक्षता हो गई, तो उनकी एक पूरी दक्षता मतलब जितना उनकी लिमिट है, ठीक है, उनकी कार्य दक्षता और जो मूल्य होता है वो दोनों क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। वर्किंग लिमिट भी बढ़ जाती है और प्राइस भी लिमिट भी बढ़ जाती है। प्रबंधन में दक्षता, प्रबंधन में क्या दक्षता होती है कि उक्तीकरण के दौरान प्रबंधन संरचना को सुव्यवस्थित किया जाता है। ठीक है, तो उक्तीकरण के दौरान जो प्रबंधन एक प्रबंध करने की जो संरचना होती है उसको सुव्यवस्थित किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है जिससे निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज और प्रभावी बनती है। जिससे जो निर्णय लेने डिसीजन मेकिंग की जो पूरी एक प्रोसेस है वो प्रभावी बनती है और थोड़ी फास्ट हो जाती है, तेज होती है। बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक लाभ मिलता है। कम लागत और अच्छी गुणवत्ता के कारण कंपनी को बाजार में प्रतिस्पर्धा में बढ़त मिलती है, मतलब कंपटीशन में बढ़त मिलती है। यह ब्रांड की प्रतिष्ठा बढ़ाने में भी मदद करता है। ये ब्रांड की जो प्रतिष्ठा होती है उसको बढ़ाने में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, चलो भाई फिर आगे देखते हैं कि लंबी अवधि में स्थायित्व। लंबी अवधि में स्थायित्व, संगठन लंबे समय तक टिकाऊ रहता है। जो संगठन होता है वो क्या होता है, लंबे समय तक टिकाऊ रहता है क्योंकि उसने आधुनिक तकनीकों और कुशल व्यवस्थाओं को अपनाया। क्योंकि उसने क्या करा है, आधुनिक तकनीकों और कुशल व्यवस्थाओं को अपनाया है। ठीक है, और फिर देखते हैं कि जो व्यापार फर्म में उक्तीकरण की हानियां, व्यापार फर्म में उसमें उक्तीकरण की हानियां मिलती है। तो हालांकि जो उक्तीकरण के लाभ होते हैं वो बहुत हैं, लेकिन इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव या हानियां भी हो सकते हैं। हालांकि जो उक्तीकरण है उसके लाभ तो बहुत हैं, लेकिन इसके कुछ नकारात्मक प्रभाव या हानियां भी हो सकते हैं। जैसे विशेषकर यदि यह प्रक्रिया बिना सामाजिक और श्रमिक हितों के को ध्यान में रख के लागू की जाए, मतलब विशेषकर यदि यह जो प्रक्रिया है तो बिना सामाजिक और श्रमिक हितों को ध्यान में रख के लागू की जाए तो पहला क्या होगा, बेरोजगारी की समस्या वो है बिल्कुल खत्म हो जाएगी। कि उक्तीकरण के तहत मशीनों के उपयोग से कई श्रमिकों की आवश्यकता नहीं रहती है। उक्तीकरण के तहत जो मशीनों के उपयोग से कई श्रमिकों की जो आवश्यकता होती है वो नहीं रहती है, जिससे बड़ी संख्या में कर्मचारी बेरोजगार हो सकते हैं। इससे बड़ी संख्या में जो कर्मचारी होते हैं वो बेरोजगार हो सकते हैं। उदाहरण के रूप में देखेंगे तो यदि किसी कंपनी में 500 कर्मचारी कार्यरत थे और उक्तीकरण के बाद मशीनें लगने से क्या होता है, केवल 200 कर्मचारियों की जरूरत रह गई है तो 300 लोग अपनी नौकरी क्या करते हैं, खो बैठते हैं। इसीलिए क्या होता है, उक्तीकरण में कुछ इसकी हानियां भी हैं। ठीक है, और देखते हैं कि मानव श्रम की उपेक्षा होती है।
मानव श्रम की कैसे उपेक्षा हो रही कि उद्योगों में मशीनों को अत्यधिक प्रयोग से क्या होता है, मानव श्रम का महत्व क्या होता है, घटने लगता है। इससे श्रमिकों में क्या होता है, असंतोष उत्पन्न हो सकता है। तीसरा देखेंगे तो विरोध और हड़तालें कैसे होती है, यदि उक्तीकरण या रेशनलाइजेशन की जो प्रक्रिया है उसमें कर्मचारियों को शामिल नहीं किया जाता, यदि उक्तीकरण की जो प्रक्रिया है उसमें कर्मचारियों को शामिल नहीं किया जाता तो वे प्रबंधन के विरुद्ध हड़ताल कर सकते हैं। तो वे क्या कर सकते हैं, प्रबंधन के विरुद्ध हड़ताल कर सकते हैं। इससे उत्पादन क्या होता है, बाधित होता है, इससे उत्पादन बाधित होता है। प्रारंभिक लागत बहुत अधिक होती है, प्रारंभिक लागत बहुत अधिक होती है कैसे, नई मशीनों की खरीद, नई मशीनों खरीद हो गया, श्रमिकों का प्रशिक्षण हो गया, संरचना का पुनर्गठन आदि में बहुत अधिक पूंजी निवेश करना पड़ता है। ठीक है, आदि समय क्या होता है, बहुत अधिक पूंजी निवेश करना पड़ता है, जो हर कंपनी के लिए क्या होता है, संभव नहीं होता, जो हर कंपनी के लिए क्या होता है, संभव नहीं होता। फिर देखते हैं तकनीकी निर्भरता। तकनीकी निर्भरता को देखेंगे तो अत्यधिक तकनीकी निर्भरता से मानव निर्णय क्षमता और रचनात्मकता प्रभावित हो सकती है। अत्यधिक जो तकनीकी निर्भरता होती है, अगर ज्यादा टेक्नोलॉजी पर हम लोग निर्भर हो जाएंगे, उससे क्या होता है, मानव निर्णय की जो क्षमता होती है और जो क्रिएटिविटी होती है या रचनात्मकता होती है वो क्या होती है, प्रभावित हो सकती है। और फिर जो मशीनें होती हैं वो हर स्थिति में लचीले तरीके से काम नहीं कर सकती हैं। जो मशीनें होती हैं वो हर स्थिति में, हर सिचुएशन में लचीले तरीके से काम नहीं कर सकती हैं जैसे मानव कर सकता है। संस्कृति देखेंगे, संस्कृति और परंपरा पर प्रभाव पड़ता है। कुछ व्यवसायों में परंपरागत शिल्पकारी का विशेष महत्व होता है। कुछ जो व्यवसाय है उसमें परंपरागत जो ट्रेडिशनल जो शिल्पकारी चल रही है उसका एक विशेष महत्व होता है। जैसे हथकरघा उद्योग हो गया, वहां उक्तीकरण से पारंपरिक हस्तकला समाप्त हो सकती है और वहां पे क्या होता है, उक्तीकरण से जो एक पारंपरिक हस्तकला है वो क्या हो सकती है, समाप्त हो सकती है। उक्तीकरण और श्रम कानून कैसे हैं, कैसे जुड़े हुए हैं, तो एक कानून के छात्र के नाते आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि उक्तीकरण श्रम कानून से कैसे जुड़ा है। एक कानून के छात्र के होने के नाते क्या है ये समझना तो बहुत जरूरी है कि जो उक्तीकरण श्रम है वो कानूनों से कैसे जुड़ा है। पहला हो गया भारत में जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स है, जो भारत में जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट है जैसे 1947 में जो बना था, और जो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में बना था, जैसे जो कानून है ये सुनिश्चित करते हैं कि उद्योगों में बदलाव से कर्मचारियों के हितों की रक्षा हो। मतलब जो भारत में जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 हो गया और जो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 हो गया, इन जैसे ये कानून क्या करते हैं, सुनिश्चित करते हैं कि उद्योगों में जो बदलाव से क्या हो, कर्मचारियों के हितों की रक्षा हो। मतलब अगर बदलाव हो तो उससे कर्मचारियों के हितों की क्या हो सकती है, रक्षा होती है। इसमें सेक्शन 9A ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 कहता है कि यदि नियोक्ता श्रमिकों की सेवा की शर्तों में, मतलब जो नियोक्ता यानी कि जो कंपनी का जो मालिक वाली जो कंपनी है वो श्रमिकों की जो सेवा की शर्तों में कोई बड़ा बदलाव करता है, जैसे मशीनें लगाना जिससे नौकरी जा सकती है, तो उन्हें पूर्व सूचना देना बहुत आवश्यक है कि मशीनें अचानक मशीन लगा दी बीच महीने में कह दिया अब तुम लोग निकलो, पैसे वैसे नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं है। पहले सूचना देनी होती है पूर्व, जिससे वो आज अपने और भी जॉब को ढूंढ सके और अपने काम कर सके। ठीक है, तो सेक्शन 9 ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 कहता है कि यदि जो नियोक्ता यानी जो मालिक है तो श्रमिकों की सेवा की शर्तों में कोई बड़ा बदलाव करता है, जो श्रमिक सेवा कर रहे हैं उनकी शर्तों में कोई बड़ा बदलाव करता है, जो मशीनें लगाना जिससे नौकरी जा सकती है, तो उन्हें पूर्व सूचना देना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। ठीक है, अब देखते हैं सेक्शन 25FFF, यानी कि सेक्शन 25FFF क्या कह रहा है, जिसमें हम लोग कहते हैं फैक्ट्रीज एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 का लिया है। ठीक है, सेक्शन 25FFF के तहत यदि किसी संस्था में उक्तीकरण के कारण छंटनी होती है, यदि मतलब कि लोग इधर उधर छटते बटते हैं, तो कर्मचारियों को मुआवजा देना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। मतलब अगर सेक्शन 25FFF के तहत ये लिखा हुआ है कि अगर किसी संस्थान में उक्तीकरण या रेशनलाइजेशन के कारण छटनी होती है, मतलब कुछ मशीनें लगा दी गई या उनका काम नहीं रह गया, तो कर्मचारियों को मुआवजा देना क्या होता है, अनिवार्य होता है। इसलिए यदि किसी कंपनी में उक्तीकरण किया जाता है तो इससे सुनिश्चित करना होता है कि कर्मचारियों के हितों की अनदेखी ना हो। मतलब यह सुनिश्चित पहले करना होता है उक्तीकरण करने से पहले कि जो कर्मचारी हैं उनके हितों की अनदेखी बिल्कुल भी ना हो। आखिरी में इसका निष्कर्ष निकलता है रेशनलाइजेशन का कि उक्तीकरण आधुनिक व्यापार में और उद्योग की आवश्यकता बन चुकी है। मतलब उक्तीकरण आधुनिक व्यापार जो उद्योग है उसकी आवश्यकता बन चुकी है, नीड बन चुकी है। यह किसी भी संस्था को अधिक कुशल, प्रतिस्पर्धी और लाभदायक बना सकता है, परंतु इसके साथ कुछ जुड़े सामाजिक और मानवीय पक्षों को भी अनदेखा नहीं किया जाता। इसलिए किसी भी फर्म को उक्तीकरण लागू करने से पहले निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। कर्मचारियों को समय पर सूचना दे दो, उन्हें नई तकनीक का प्रशिक्षण दे दो, या फिर नौकरी जाने की स्थिति में वैकल्पिक रोजगार या मुआवजा दे दो कि मतलब उसके जगह ये काम कर लो या मुआवजा दे दो, और कानूनों का पालन भी करो साथ साथ। ठीक है, इस प्रकार क्या होता है, यदि उक्तीकरण संतुलन
के साथ किया जाए तो यह न केवल फर्म के लिए लाभकारी होता है बल्कि समाज और राष्ट्र के विकास में भी क्या रहता है, सहायक रहता है। ठीक है, क्या रहता है, सहायक रहता है। और अब हम लोग चलते हैं इसके हम लोग सारांश, मतलब हर, अब हम लोगों ने इस सेमेस्टर से नया शुरू करा है कि हर क्वेश्चन के बाद आपको क्या मिलेगा, सारांश चार्ट, जिससे आप स्क्रीनशॉट लेके रख लो, जिससे आप पेपर के एक दिन पहले बिल्कुल सारांश चार्ट को पढ़ के जाओ और आप वो पूरा क्वेश्चन आपके माइंड में आप आराम से उसको डिफाइन कर दो। उक्तीकरण क्या होता है, मतलब रिवीजन चार्ट को देखेंगे तो विषय और विवरण देखते हैं कि परिभाषा में क्या कह रहा है उक्तीकरण, उत्पादन प्रक्रिया को अधिक कुशल, सस्ता और प्रभावशाली बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उक्तीकरण कहते हैं। उद्देश्य इसका क्या होता है, तो लागत में कमी लाओ, उत्पादन बढ़ाओ, गुणवत्ता सुधार और प्रतिस्पर्धा में बढ़त लाओ। उदाहरण के देखें तो पुराने कर्मों को हटाकर नई स्वचालित मशीनें लगाने से एबीसी टेक्सटाइल हो गया, जो मैंने अभी अब आपको डीपली पढ़ाया है। इसके लाभ क्या है, लाभ देखने चलते हैं हम लोग अगले पेज पे। तो नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलेंगे तो देखेंगे कि लाभ इसमें लाइन से लिखे हुए हैं कि पहला उत्पादन में वृद्धि, जिसमें नई तकनीक से ज्यादा और तेज उत्पादन होगा, लागत में कमी आएगी तो कम श्रम लगेगा, अधिक मशीन, मतलब श्रम कम रहेगा, अधिक मशीन रहेगी, तो लागत में बचत आएगी। गुणवत्ता में सुधार देखेंगे तो सटीक और बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पाद बन के आएंगे, कर्मचारियों का विकास होगा, प्रशिक्षण से कौशल बढ़ता है और बाजार में प्रतिस्पर्धा में लाभ होगा, जिससे बेहतर उत्पाद से बाजार में पकड़ बहुत मजबूत हो सकेगी। प्रबंधन में दक्षता लिमिट देखेंगे तो फर्म की आंतरिक कार्यप्रणाली सुधरती है, दीर्घकालिक स्थायित्व रहता है तो संस्था टिकाऊ आधुनिक बनती है और बनी भी रहती है। ठीक है, रेशनलाइजेशन से हानियां देखते हैं, डिसएडवांटेज के क्या है भाई, बेरोजगारी बढ़ती है, मशीनों कारण कर्मचारियों की छटनी होती है, मानव श्रम की उपेक्षा हो रही है, मजदूरों की भूमिका कम हो जाती है, हड़ताल व विरोध ज्यादा होता है, बिना संवाद के लागू करने पर श्रमिक असंतोष फैलता है। ठीक है, उसका प्रारंभिक लागत अधिक रहती है, नई तकनीक में भारी निवेश लगता है, कोई नई तकनीक लगाने, नई टेक्नोलॉजी लगाने में, और तकनीकी निर्भरता ज्यादा बढ़ जाती है, मशीनों पर अत्यधिक निर्भरता से लचीलापन कम हो जाता है, परंपरागत कला का ह्रास कैसे होता है, जैसे हस्तशिल्प जो क्षेत्र है, जैसे उनमें परंपरा का असर, परंपरा पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। कानूनी पक्ष इसमें लॉ पर्सपेक्टिव कौन कौन से दो थे, एक हो गया इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में जो बना था, फैक्ट्री एक्ट 1948 में बना था। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट क्या कहता है कि आप सेवा शर्तों में बदलाव करने से पूर्व भैया पहले ही बता दो कि छटनी का मुआवजा देना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो इसमें सेक्शन 25 भी ये कहता है कि छटनी पर मुआवजा देना जरूरी है, सेवा शर्तों में बदलाव से पूर्व सूचना भी दे दो। फैक्ट्रीज एक्ट क्या कहता है 1948 की श्रमिकों की सुरक्षा और कार्य स्थितियों से संबंधित नियम भी बनाओ। ठीक है, ये फैक्ट्रीज एक्ट कहता है। और निष्कर्ष इसमें आखिरी में क्या निकलना है, निष्कर्ष यही निकल रहा है कि उक्तीकरण से फर्म को आधुनिक कुशल और लाभकारी बनाया जा सकता है, श्रमिकों के हितों की अनदेखी ना हो, यही उत्तरदायी उक्तीकरण है। यदि तकनीक और मानव संसाधन दोनों का संतुलन बना रहते हैं, प्रक्रिया समाज और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए क्या है, बहुत ज्यादा उपयोगी है। तो यहाँ पे हम लोग का पूरा टॉपिक खत्म हो गया रेशनलाइजेशन के बारे में। मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि तो बहुत ज्यादा इजी टॉपिक था और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, बहुत बार रिपीट हुआ ये टॉपिक आपके पेपर में, और ये आप पढ़ के जाओगे मेरे हिसाब से आप एक दो बार वीडियोस को 1.5 की स्पीड पर देखोगे, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।